नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कृषि कानून को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन को आज 1 महीना हो चुका है और दिल्ली की सीमा पर किसान और सरकार आमने सामने है। कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली की सीमाओं पर हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई हल नहीं आ रहा, ना ही कोई बातचीत का रास्ता निकल पा रहा है। और इन सबके बीच किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के पैसे दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों को नए कानून के फायदे समझाए, तो साथ ही प्रधानमंत्री ये दावा करते भी नजर आए कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों को बहकाया गया है, यानी उनको गुमराह किया गया है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, उन्हें सुनते हैं और उसके बाद एक चर्चा करेंगे जिसमें वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है। कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थी राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ।
पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना और उनके निशाने पे ममता बनर्जी भी रही, उनके निशाने पे विपक्षी दल भी रहे और सरकार की उपलब्धियां और किसानों के हितैषी होने का वो दावा करते हुए दिखाई दिए। पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पे किसान डटे हैं और उसी 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों से भी चर्चा की, मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया और आज भी किसानों से संवाद किया। और अब इसका क्या मायने है, क्या संदेश देने की कोशिश है, ये समझेंगे। वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। गौरव मिश्रा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अंशु अवस्थी है प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विकास गुज्जर भारतीय किसान यूनियन के नेता आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, निरंजन पौदार है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। अंशु अवस्थी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को आपने भी सुना, उनका सीधा आरोप यही है कि ये जो विपक्षी दल है ये गुमराह कर रहे हैं इन किसानों को, जबकि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपके चैनल पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसी सरकार बनी है कि ऐसे कानून बनाना चाहती है जिसको लेकर उनको जनता के बीच में भरोसा दिलाने के लिए रैलियां करनी पड़ रही, समझाना पड़ रहा, ब्रीफिंग करनी पड़ रही। हाँ। और यहां तक कि प्रधानमंत्री को अपने कानूनों को सही साबित करने के लिए विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा। यानी उन कानूनों में कोई भी सच्चाई नहीं है, उन कानूनों में भी कोई भी ऐसी गुणवत्ता नहीं है जिसके गुण के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में जाते, किसानों के बीच में जाते। दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए आज लाखों लाख किसान, उनको यह लगता है कि वो विपक्ष के द्वारा फैलाए गए भ्रम की वजह से बैठे हुए हैं। उनको यह लगता है कि किसान को बिल्कुल कोई समझ नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके की बात करते हैं, और वो माफ करिएगा, आज वो सिर्फ अडानी और अंबानी के प्रवक्ता बनकर रह गए हैं, ना कि प्रधानमंत्री बनकर। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वो सीमा पर बैठे किसानों को इस तरीके की बातें बोले। सवाल सबसे बड़ा यही है, आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, आपके चैनल पर भी देख रहा था। हाँ। एमएसपी को लेकर किसानों की मांग है कि आपने यदि सुधारात्मक प्रयास किए हैं, आप अभी तक कह रहे थे कि कांग्रेस के समय एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं थी, तो कांग्रेस के समय इस तरीके के कानून भी नहीं लाए गए थे जिससे किसानों का अहित हो। नहीं, कांग्रेस अपने वक्त में नहीं, एक सेकंड अंशु, कांग्रेस अपने वक्त में इस प्रथा का विरोध समर्थन करती रही थी, जबकि आज विरोध किया जा रहा है। आप ये तो ना कहें जब इसी तरीके का। हाँ, ये आप कह रहे हैं, मुझे आप कोई भी ऐसा बयान बताओ। कोई नहीं, आपने कपिल सिब्बल को नहीं सुना? फिर 2012 यूपीए 2 की सरकार थी, सदन में उनका बयान है, मैं आपको सुनवा दूंगा। किसी भी दूसरे विषय को दूसरे विषय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। हम सुधार करना चाहते थे, लेकिन आज जो कानून के अंदर प्रोविजन है वो आप देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है कांग्रेस को और बीजेपी सरकार के प्रोविजंस में। आप सिर्फ कानून का नाम वो रख देते हैं। हाँ। और उसके अंदर का जो ड्राफ्ट है। हाँ। वो अडानी और अंबानी के घर में तैयार हो रहा है, ना कि देश की संसद में। और इसका प्रमाण है कि जून में कानून आता है और मई में, उससे 1 महीना पहले मई में अडानी को पानीपत में 100 एकड़ जमीन गोदाम बनाने के लिए दे दी जाती है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। हाँ,
मैं दोबारा आता हूं। हाँ सबसे बड़ा सबसे मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, आपने हाँ बोल दिया था। बोले बोले। सवाल यह है कि आप सुधार की बात करते हैं, आपको अगर किसानों की चिंता थी तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको आपको कानून का हिस्सा बनाना चाहिए था। आखिर क्यों भाग रही है सरकार एमएसपी को कानून में रखने की? सीधा सा उसका कारण है, बीजेपी के साथी नहीं बोलेंगे, इसलिए कि यदि वो कानून का हिस्सा बन जाएगी तो प्राइवेट मंडियों पर भी एमएसपी का लेने की बाध्यता होगी, प्राइवेट कंपनियों को भी लेने की बाध्यता होगी, और वो अपने उद्योगपति मित्र अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री जी। ठीक है, इसका जवाब मैं गौरव मिश्रा से लूंगा, लेकिन उससे पहले कपिश मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री को सुना, यह दिखाने की कोशिश है कि हम किसानों के साथ हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है, और वो योजनाएं जो किसानों के लिए हैं उनके जरिए उन तक पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है, किसान के खिलाफ रहती है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आज हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि चलिए 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी के जो किसान हमारे नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व, अगर उनके जन्म दिवस पे कोई किसान को आंदोलन के संदर्भ में कोई तोड़ने की बात, कोई इनकी समर्थन कर देने की बात अगर करते तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ। लेकिन 25 तारीख को भी हम लोगों ने सोचा हो सकता आज कर दे, क्योंकि आज अटल जी का जो है वो जन्मदिन। हाँ। तो मैं अटल जी की बातों से आज अपने इस परिचर्चा को शुरू करूंगा अपनी बातों कि देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज ये सरकार छोटे मन से बड़े बनने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो वास्तव में किसान के साथ नहीं, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये तोड़ रहे हैं अंदर से किसानों को, तो वो किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे, कैसे वो खड़ा होगा? तो ये अपने ही नेता के आदर्श, उनकी बातों से फिरने वाले लोग। आज अटल जी का जन्मदिन है। हाँ। आज मुझे उनकी एक बात और याद आ रही हाँ। कि जब 89 के अंदर आंदोलन हुआ था किसानों का, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, 415 सांसद उनके थे। उस समय करीब 5 लाख से ज्यादा किसान महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में बैठे हुए थे आंदोलन पे, और आंदोलित थे पूरी तरीके से। वहां अटल जी ने कहा कि जहां लोक और तंत्र दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाए, वहां पर तंत्र को सोचना चाहिए लोग के बारे में। नहीं, लेकिन आप ये बताएं ना, अब आपको कहां कमी नजर आ रही है? वो तो ये कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों में कई बार संवाद किसानों से कर चुके हैं। किसान मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन में भी गुजरात में गए, वो वहां से भी किसानों से मिले। अब भी उन्होंने किसानों की योजनाओं जो चलाई जा रही हैं उनका फायदा उनको पहुंचाने की कोशिश की, और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। विपक्षी दिल सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बड़ा आरोप तो आप पे ये लग रहा है। राजेश भाई, विपक्षियों से क्या मतलब है? ये आंदोलन किसानों का, विपक्षियों का नहीं है। हम तो नैतिक रूप से केवल अपने किसानों के साथ खड़े, और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि निगरानी का जो शक्ति हमें इस जनता ने इस देश के दी है, वो तो हमें लगाम कसनी पड़ेगी एक तानाशाह सरकार के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो किसान 24 घंटे जाड़े के अंदर बैठा हुआ है, जिससे ये बेट की लाठी, पानी की लाठी मार रहे हैं, जो किसान अपने धरने पे बैठ करके 30 किसानों ने शहादत दे दी है, प्रधानमंत्री जी उनसे बात नहीं करते। वो ठीक है, ये अहम बात आपने कही है, इसी का जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है गौरव मिश्रा, इधर उधर की बात न कर, सीधी बात करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों से बात हो गई, गुजरात के किसानों से बात हो गई, इधर उधर बात हो गई, सोशल मीडिया से बात कर ली, लेकिन जो दिल्ली की सीमाओं पे किसान डटे हुए हैं, इनसे बात कब होगी सीधी? 1 महीना हो गया। माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय वाणिज्य कर व्यापार मंत्री जी पीयूष गोयल जी ये वार्ता ही तो कर रहे थे। इनके साथ 6 दौर की जो वार्ताएं हुई है, उसके समाधान का एक तरफ बढ़ने का ही हिस्सा है। तो ये कहना कि वार्ता नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं कि अभी वार्ता के आज प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे हैं कि किसानों के साथ मिल बैठ करके जो भी विषय होंगे उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन अब उसका समाधान कैसे हो सकता है जो किसान के भेष में रूप बदलकर, वस्त्र बदलकर, और वहां पर जो एक अपने निजी राजनीति की संभावनाएं तलाशने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो वामपंथी दल हो चाहे विपक्षी दल हो,
उसका क्या समाधान है? नहीं गौरव मिश्रा, यानी जो दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो वामपंथी हैं, वो विपक्षी दलों के लोग बिठाए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? भाई तो देश में 90% क्या किसान नहीं है? और देश में 14.5 करोड़ किसान है, और कुछ किसानों को गुमराह करके पंजाब से वो वहां पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। दरअसल वो तो अपने निजी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए बैठे हैं। नहीं गौरव मिश्रा, मुझे लगता है आप शायद उन किसानों के बीच में गए नहीं, क्योंकि मैं गया हूं, मैंने उनसे बात की है और उनकी बातों में जो दर्द था, जो गुस्सा था, वो इसी बात का था कि बहुत उम्मीदों से हमने प्रधानमंत्री को चुना, लेकिन अब हमारे जो समाधान है, समस्या है, उसका समाधान नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं, कोई कह देता है वामपंथी है, कोई कहता है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कोई कहता है विदेशी फंडिंग हो रही है, कोई खालिस्तानी कह देता है। देश के किसान को यह कहना शोभा देता है क्या? ऐसे बात बनेगी? नहीं, ये कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं कि देश के किसान को कह रहा है? नहीं, क्योंकि हम उनके बीच में गए हैं ना, हमने बात की है, इसलिए कह सकते हैं हम। मैं उनके बीच में गया हूं, रहा हूं, उनकी बात को सुना है, देश तक पहुंचाया है। कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो समझ रहा है किसको कहा जा रहा है। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हम जिसको कह रहे हैं खालिस्तानी, जिसको कह रहे हैं वामपंथी, जिसको कह रहे हैं पीडीएफआई, वो समझ रहा है कि किसको कह रहे हैं। किसान नहीं समझ रहा है किसको कहा जा रहा है, लेकिन आप ये साबित करने पे लगे हैं कि हम लोग किसानों को ही कह रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं। किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने एक विषय को परत दर परत खोल करके रख दिया है, मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ठीक है, इस पे मैं किसान नेता के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ठीक है निरंजन, ये देखिए, आपने सुना ये कहना दिल्ली की सीमाओं पर जब बैठे हैं कि वो किसान नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस तरह की बात करते हैं, कभी दूसरे मंत्रियों के बयान आते हैं, तो फिर इन्हें ये मान लिया जाए कि ये किसान नहीं है साहब, इनको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? देखिए राजेश जी, इसके अंदर मैं एक तो आपसे पहले विनती करूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। दरअसल किसान भी आज की तारीख में मैं 2 भागों में बांटता हूं राजेश जी। एक वो है जो खेत का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, और एक वो है जो उस खेत के अंदर जुताई, कटाई और बुआई करता है। तो वास्तव में किसान कौन हुआ? वास्तव में किसान वो हुआ जो खेत के अंदर काम करता है, जोत का काम करता है, कटाई का काम करता है, फसल उगाई का काम करता है। और जो जमीन का मालिक है, जो अपनी बटाई पे जमीन दे दी उसने, और वो जो आज समझ लीजिए, मैं जो ये किसान जिनको आप कह रहे हो बैठे हुए हैं, ये मैं ये नहीं कहता कि कोई खालिस्तानी है। अगर इनके बारे में कोई आदमी अनर्गल बात करे तो निश्चित रूप से वो बहुत गलत बात कर रहा है। निश्चित रूप से ये किसान ही है, इसी देश के नागरिक हैं, और इस देश के मुख्य धारा के नागरिक है, यूं भी मैं तो यूं भी कहूंगा। लेकिन इनमें क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हैं। और भ्रमित का देखो राजेश जी, एक थोड़ा सा आप कालांतर में जाइए। आज के 4 साल पहले एक शिगुफा छोड़ा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। उस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी आदमी का आरक्षण गया है क्या? उसके बाद में कहा कि जी 3 तलाक बिल ला करके, और ये ऐसे ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ करके, और ये मुसलमानों को इस्लाम खतरे में। मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक कानून पास होने के बाद में कौन सा इस्लाम खतरे में आ गया? उसके बाद में एक अफवाह फैलाई गई कि भाई सीए आ जाएगा तो तमाम मुसलमानों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। आज 1.25 साल हो गए, मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता गई हो सीए से। तो कदाचित इसी तरीके से, और किसानों की अगर बात करेंगे तो पिछली सरकार में, इसी नरेंद्र मोदी सरकार में, जो भूमि अधिग्रहण संशोधन जो सरकार लेके आई थी, कदाचित ऐसा ही बवाल उस टाइम भी हुआ था, ऐसी भ्रमना उस टाइम भी फैलाई गई थी। लेकिन आज आप देखिए उसका परिणाम क्या हो रहा है। उस संशोधन के अंदर सरकार ने 4 गुना मुआवजा कर दिया। राजेश जी, पहले किसी किसान की जमीन अगर किसी अधिग्रहण में जाती थी, एक्वायरमेंट में जाती थी, किसान घूस दे करके अपनी जमीन एक्वायरमेंट से निकलवाने की कोशिश करता था अधिकारियों से। और आज उस कानून के संशोधन के बाद में किसान ये चाहता है कि मेरी जमीन भी एक्वायरमेंट में चली जाए, क्योंकि जो 4 लाख रुपए बीघे की जमीन है उसका रेट सरकार 22 लाख रुपए बीघे का दे रही है। तो वैसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये गुमराह किए हुए लोग हैं। और इसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूं कि यहां पे किसान नेता भी बैठे हुए हैं, यहां पे अपोजिशन के भी विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मुझे इनसे आप ये बताइए कि 3 कानून जो सरकार ने पास किए, पहले तो उन कानूनों का नाम बताइए। उन कानूनों के अंदर क्या क्या प्रावधान ऐसे हैं कि जिससे किसान नीचे चला जाएगा, गरीबी में चला जाएगा, या मान लीजिए उसकी जमीन छिन जाएगी। हम अगर टेक्निकल तर्क वितर्क के आधार पर बात करें तो मुझे एक चीज बता करके दिखा दीजिए आप। कपीश और अंशु जी, आप में से दोनों में से कोई जवाब देना चाहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोले अंशु। देखिए, हमारे साथी जो बोल रहे हैं अच्छी बात है कि किसान दो तरीके के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ एक तो खेतीहर किसान है, एक भूमिधर किसान है। हाँ जो उन्होंने दो तरीके बताए वो दो तरीके के, एक भूमिधर है, एक खेतीहर। दूसरा, किसान कानूनों के बारे में जो बात कर रहे हैं, किसान बिलों के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैं पूरी जानकारी भी दे सकता हूँ और पूरी विस्तृत तौर से। सवाल ये है कि आप किसान बिलों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सरकार की जो जिम्मेदारियां उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? भूमि अधिग्रहण बिल को 2015 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाहती थी, जो कांग्रेस के समय आया था और अंग्रेजों के जमाने के बाद ऐसा बिल आया था कि किसान अपनी जमीन का मालिक बना था। जब भी इससे पहले, उस कानून से पहले, जब भी जमीन में सरकार की लाल झंडी लग जाया करती थी, किसान को अपना कोई भी अधिकार नहीं था तय करने का, ना मुआवजा तय कर सकता था, न उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकता था। उस अधिनियम में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के किसानों को अधिकार दिया कि वो अपनी जमीनों को, यदि वहां के 70% किसान ठीक है राजी नहीं होंगे, हाँ। तो निश्चित तौर से वहां अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। हाँ। सवाल ये है कि आज सुधारात्मक प्रयास की बात हो रही है। हाँ। आपने इतने महत्वपूर्ण एमएसपी को बाहर क्यों रखा? सुधार कौन से सुधार किया आपने? आपने तो वो सारे काम कर दिए जिससे सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे। अंशु जी एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। अंशु जी फार्मिंग में अंशु जी मेरा जो कहने का तात्पर्य था, भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरी बात नहीं हो जाने दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, एक बात आपने कही कि एमएसपी को बाहर कर दिया गया, मैं उस बात पे जवाब दे रहा हूँ आपको। फार्मिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ उप जिलाधिकारी को अपीली अधिकारी रखा है। ठीक है सभी को पता होता है कि उप जिलाधिकारी अंशु का जी मतलब उस चीज के लिए सरकार सिविल कोर्ट में जाने के लिए सरकार संशोधन के लिए तैयार है। जब तीसरी मीटिंग किसानों के साथ हुई थी, अंशु जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। किसान वही तो मांग कर रहे हैं अंशु जी, किसान वो मांग नहीं कर रहे हैं। किसान देखिए मेरी बात सुनिए, किसान जब तक मांग कर रहे थे, तीसरी जो सरकार के साथ जो किसानों की मीटिंग थी अंशु जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छे वातावरण में चल रही थी। लेकिन पता नहीं चौथी और पांचवी मीटिंग के अंदर किसानों को पता नहीं क्या बरगलाया गया है, क्या कहा गया है कि चौथी मीटिंग के अंदर किसान यस और नो की तख्ती लेकर के पहुंच गया और किसान ने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली हम यस और नो में बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, कहीं पे भी कोई भी समझौता वार्ता किसी यस और नो के अंदर हो सकती है क्या? और सरकार जब तीसरी मीटिंग थी, किसान भी जब सरकार के यहां से निकले थे, कृषि मंत्री भी बाहर निकले थे और किसान नेता भी बाहर निकले थे, तो सब खुश माहौल में थे और सब ने विक्ट्री का चिन्ह बनाया था। लगा था कि 12 इनके जो मैटर थे, 12 इनके जो संदेह थे या इनके मन में जो भ्रम थे, उनके ऊपर 10 के अंदर सरकार ने इनका भ्रम दूर कर दिया है, संशोधन करने के लिए तैयार है। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि चौथी मीटिंग के अंदर हम बात भी नहीं करेंगे, हम सरकार की चाय भी नहीं पिएंगे, हम तो खाली तख्ती लेकर के बैठेंगे, हमें ठीक लगेगी यस नहीं तो नो। तो ये क्या तरीका है? ये कोई समझौते का या वार्ता का तो मेरे हिसाब से तो ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है विकास, ये जो तरीका है उस पर क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखिए अभी चाहे प्रधानमंत्री को भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो हमारे साथ है। एक सेकंड अंशु, आ रहा हूं, विकास के पास जाऊंगा, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं गया, वो अभी जुड़े हमारे साथ। विकास, अब ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की सीमाओं पे किसान है वो किसान नहीं है, दरअसल उन्हें भ्रमित किया गया है। और गौरव मिश्रा को आपने सुना होगा, उन्होंने तरह तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आपकी टिप्पणी? मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, किसी को मजा नहीं आता कि 4 के टेम्परेचर में जाकर वो सड़क पर बैठे। हाँ, क्या कोई भी आदमी चाहेगा कि मैं ठंड के मौसम में जाऊं और 4 के टेम्परेचर में जाकर तख्ती लेके सड़क पर बैठूं? अगर ये बात पहली दौर की वार्ता में ही मान ली जाती, दूसरी दौर की वार्ता में मान ली जाती, किसान तो तैयार थे। किसान तो आज भी तैयार है। अगर आप सभी चीजों का आप बात करते हैं काले कानूनों की, आपको इसमें समझाने के किस तरीके से समझाएं कि इतनी शांति से 22 दिन से बैठकर तख्ती लेके आपको कह रहे हैं हम परेशान है, हमारी बात सुनो। काले कानून, आप जो 3 कानून में अब इनको भाई साहब पूछ रहे थे गौरव जी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो भंडारण की सीमा आपने इतनी कर दी है कि सारा आप जाएंगे और सारा भंडारण की इतनी खुली छूट दे देंगे इन बिचौलियों को, तो किसान कहां जाके मरेगा? अभी 50 रुपए किलो 2 हफ्ते पहले आलू था, जैसे किसान का आलू खुद क्या है वो 20 रुपए किलो हो गया। अगर इन्हें भंडारण की पूरी एमएसपी में भंडारण की पूरी छूट दे दी गई है, जब ये स्टोर इतना कर लेंगे और बाजार में उसको रोक करके बाजार में भेजेंगे, वही किसान का 5 रुपए का चावल किसान को 100 रुपए में मिलेगा, तो क्या किसान जिंदा रह पाएगा?
अभी किसान सड़क पर लगातार बैठा हुआ है 22 दिन से, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, तख्ती लेके अपनी बात समझाना चाह रहा है कि मेरी बात सुनो। और किस तरीके से इनको बताया जाए कि हम अपनी मांगे मान रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह यस और नो में नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से मानो तो सही, अब उन चीजों को बदलाव तो करो। लेकिन कोई बदलाव पे आप ये कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार है, ठीक है, हम भी तैयार है वार्ता के लिए, किसान तैयार है वार्ता के लिए, लेकिन कोई सुने तो बताओ कौन सुनने के लिए तैयार है, आप समाधान कराइए। ठीक है, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव मिश्रा। देखिए, ये बात सही है कि ये जो तीनों कानून बने हैं, इन कानूनों में संशोधन की गुंजाइश रही है और इन आंदोलन के माध्यम से कुछ विषय आए हैं जिनको सरकार ने संज्ञान में लिया है। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे भंडारण असीमित कोई कर सकता है, तो इनको जानकारी देना चाहेंगे कि उस कानून में भंडारण सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग के लिए कर सकता है, वो व्यापार और ट्रेड के लिए नहीं कर सकता। निरंजन, उसका भंडारण अपने निजी इस्तेमाल के लिए, यानी कि अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, कोई कारखाना है, कृषि उत्पाद से कोई उत्पाद बनाती है, तो उसका वो भंडारण कर सकती है। ये नहीं कि उसने खरीद लिया और स्टॉक जमा कर लिया और फिर उसका कालाबाजारी शुरू कर दिया। नंबर एक। और दूसरा, एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी सरकार ने बार बार कहा है एमएसपी ना खत्म हो रही है, एमएसपी जिस दर से बढ़ती है वो बढ़ती ही जाएगी। हमारी सरकार ने लागत पर गुणा मूल्य की एमएसपी दी है। और ये क्यों बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वाली सरकार हमारी सरकार है, उन्हें वो आयोग बनाने वाली भी हमारी सरकार है। और अभी कभी श्री भाई साहब ये कह रहे थे कि 23 तारीख को कुछ हुआ नहीं, उनके जानकारी के लिए बता दें कि ये 23 तारीख किसान दिवस के रूप में देश मनाता है, तो वो 23 तारीख किसान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिया था इस देश को, और किसी सरकार ने नहीं दिया था। ये भाजपा की सरकार ने किसान दिवस मनाना शुरू किया। सरकार की मुझे लगता है अच्छा, कपीश को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, विस्तार से सुनूंगा। ठीक है, कपीश कुछ कह रही है। बिल्कुल नहीं गौरव मिश्रा, ये बात ठीक है कि एमएसपी को लेकर तो सरकार और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि एमएसपी को छेड़ा नहीं जाएगा, इस कानून से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इससे खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, ये बात जायज है, इस बात को कहा जा रहा है। कपीश के अंदर है राजेश जी, मैं साबित करूंगा कैसे। कृषि कानून सन 1996 के अंदर क्लोज 16 के अंदर एमएसपी का प्रावधान है, और जो नए कानून है इसके अंदर उसको कहीं भी रिमूव नहीं किया गया है। तो संविधान के तहत अगर किसी चीज को हटाया नहीं जाता है तो वो चीज कंटिन्यूसली मानी जाती है। जैसे 370 हटाई थी तो सरकार ने बाकायदा उसमें कहा गया था कि आज से 370 और 35 रिमूव की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एमएसपी को रिमूव करने का कोई नहीं है। कपीश कुछ कह रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव। मैं बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि जो ये 3 कानूनों की बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से परीक्षण भी करना चाहते थे कि किसको कानून मालूम है या नहीं मालूम है, तो अपने मित्र को बता दें कि यहाँ पे कम से कम 2 प्रवक्ता मुझे पता है कि जो कि पेशे से एडवोकेट है और विधि को समझने वाले हैं, और विधि बनाने में कैसे विधि बनाई जाती है वो शुरू से ए से लेकर जेड तक बताने में सकता। दूसरी चीज अब मैं कहना चाहूँ, एक तो किसान बिल आपने अध्यादेश के द्वारा लाया और बाद में आपने उसको बिल पारित किया, लेकिन जो 2 बिल पहले से थे उनको आपने जो संशोधित किया वो उसी के हिसाब से कर दिया। इन 3 किसान बिलों, अब वो किसान बिलों को हम लोग इसलिए कहते हैं कि चाहे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो चाहे पीएमसी बिल हो, ये तीनों अब उसी में जा करके जुड़ गए, उसी के स्वार्थ के हिसाब से जोड़े गए हैं। अब रह गई बात आपकी, जो आप कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून का रूप दिया गया था, पहले तो नहीं दिया गया था, इसमें मैं कहने में कोई गुरेज नहीं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है और वो सरकार अपने समय पे अपने हिसाब से देती है, कोई 1.5 गुना भी कर देती है, आगे कहती है हम 2 गुना कर दें। हम लोग आपको एक चीज ये सीधे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जानकारी सही रखिए और भ्रमित मत कीजिए, कम से कम राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप बैठे हैं, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955, ये कालाबाजारी से प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था महोदय, और इसमें आपकी जानकारी होगी लेकिन बहुतों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि इसमें 24 ऐसी वस्तुओं को जोड़ा गया था जो गरीब से लेकर के अमीर के जीवन के लिए अपरिहार्य हिस्सा थी, उसका कालाबाजारी हमारे व्यापारी ना कर सके,
इसके लिए इस एक्ट को पारित किया गया था, जो कि करते थे। ठीक, निरंजन आप छोटी टिप्पणी, उसके बाद विकास में आपके पास आ रहा हूं। अंशु ऐसा आप है, श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं श्रीवास्तव जी पूछना चाहता हूं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, ठीक सर, एक सेकंड उनकी बात शायद अधूरी रह गई। ठीक है कपीश, पूरी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं बोलिए कपीश, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, पहले भी दिया, आप बोलिए। इनसे कहिए पहले शांत होकर के सुनना सीखें। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एमएसपी को कानून का रूप इस कृषि बिल में क्यों दिया जाना चाहिए? हाँ। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आ रहे हैं और उसको आप कानून का रूप देने जा रहे हैं, तभी आप बिल के अंदर लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। और गन्ना की जो बुआई होती है, गन्ना का जो फिक्सेशन होता है आपके पेराई मिल में, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं है? हाँ। वो भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी कई तरीके होते हैं। हाँ। आप तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है कपीश, हो गई आपकी टिप्पणी हो गई। अब निरंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब देंगे वो। पहले ये जानकारी कर लें कि उंगली वहां की जाती है जहां जानकार होता है। ठीक है कपीश जी, अब सुनिए जरा। श्रीवास्तव जी अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा धैर्य रख करके। आपने दो मुख्य बातें कही, पूरी नहीं, एक एमएसपी, एक आपने कही भंडारण की बात। मैं आपको बताना चाहता हूं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुछ एक क्रॉप ऐसी हैं जिनको भंडारण के लिए प्रतिबंधित है। मुझे एक बात बताइए, जो आज की तारीख में 250 से ऊपर फसलें ऐसी हैं जो भंडार उस अधिनियम के अंदर नहीं आती हैं, क्या उनके अंदर कालाबाजारी हो गई? उनके अंदर किसान लुट गया? उनके अंदर क्या देश गुलाम हो गया? तो उन 16 को अगर इन्होंने सरकार ने खोला है तो उससे इतना बड़ा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक बात। दूसरा, आपने जो एक और जो मुद्दा उठाया है एमएसपी वाला, मैं आपको इस चीज को बता देना चाहता हूं कि देखिए एमएसपी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यहां पे एक चीज को आप फिर भ्रम पाल रहे हैं कि एमएसपी का सरकार ने कहीं कोई पहले से जो प्रावधान चल रहा है उसके अंदर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो छेड़छाड़ नहीं करी, अतः वो प्रावधान अभी भी चालू है। आज की स्थिति क्या हो रही है, वास्तविकता ये हो रही है कि ज्यादातर किसानों के साथ राजेश जी ये हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है कौवा तुम्हारा कान ले गया, और वो कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। उन्होंने अपना कान नहीं संभाला। अब इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के अंदर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत करके प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। और 70 साल से जो देश के घिसे पिटे कानून थे, जिनकी वजह से यहाँ का किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा था, यहाँ का किसान सबसे निचले पायदान पे चला गया था। अगर उनमें संशोधन नहीं होंगे, अगर उन कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो क्या देश की जनता ने एक कठपुतली सरकार ही बिठाई थी दोबारा से? जीएसटी लागू होती है, एक वर्ग उछल करके आ जाता है कि जीएसटी लागू मत करो। अगर कोई नया कानून आता है कृषि के अंदर, तो एक वर्ग आ जाता है जी नया कानून लागू मत करो। तो फिर भैया जो अगर हमारी जो सन 1950 के अंदर जो संविधान बना था, उसी हिसाब से उसी परिपाटी से चलते रहो। इसके अंदर फिर ये इतनी मजबूत और इतनी प्रभावशाली और इतनी इकबाल पसंद का सरकार लोगों ने क्यों बनाई थी? इसीलिए ना। और देखिए एक चीज और बताऊंगा राजेश जी, बहुत जल्दी से। जैसे ट्रेन जो है वो पटरी बदलती है, तो एक बार बीच में उसमें थोड़ा सा गिरावट जरूर आती है, रुकावट जरूर आती है, वो स्लो जरूर होती है। तो वैसे ही चाहे जीएसटी हो, चाहे कि ये कृषि कानून हो, चाहे सीए हो, देखिए थोड़ा सा व्यवधान जरूर आ रहा है, लेकिन इससे आगे के जो देश के जो प्रगति के रास्ते हैं, वो इस नरेंद्र मोदी इसको इस देश के प्रगति के रास्ते पे इसको ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है अंशु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ये उनका अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन ठीक है, उनकी भी राय का स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा अच्छा रहेगा कि यदि उनको समर्थक कहें तो ज्यादा अच्छा है। 12 जून 2014, 28 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और 12 जून 2014 को, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 12 जून 2014 को केंद्र की सरकार सभी राज्यों को पत्र लिखती है। इससे पहले जो राज्य होते थे, वो जो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करती थी, उस पर राज्य सरकारें अलग से बोनस दिया करती थी, आपको याद होगा। 12 जून 2014 को केंद्र सरकार ने पत्र लिखा राज्यों को कि यदि आपने समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिया, तो आपका जो अनाज है वो समर्थन मूल्य पर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी है वो नहीं खरीदेंगी। आप मुझे बताओ, अगर बोनस किसानों का दिया किसानों को देती थी राज्य सरकारें, तो उससे फायदा किसका होता था? निश्चित तौर से किसानों का होता था। तो बार बार जो ये बताने की कोशिश हो रही है कि पिछले जो कानून खराब थे उनको सही किया जा रहा है, तो यदि आज किसान सुधारात्मक बिल नाम लेकर आते हैं तो एमएसपी को भी कानून का हिस्सा बनाना चाहिए था। आखिर एमएसपी कानून का किसानों का अधिकार है। हर एक वस्तु पे अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है तो क्या किसानों को कानून के अंदर मिनिमम रिटेल प्राइस का भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए? ठीक है। दूसरा, आप बार बार ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस के समय एक कानून का हिस्सा नहीं था। आप भी तो यही कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। अगर आपने सुधार किया है तो आप उसको कानून का हिस्सा बनाइए। 12 जून 2014 को बोनस देने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी राज्य की सरकारों को। नुकसान किसका हुआ? तो लगातार इस सरकार का जो ठीक है, इसका जवाब बहुत शॉर्ट में दीजिएगा, मुझे अभी गौरव के पास जाना है। निरंजन, बहुत गौरव जी जवाब दे दीजिए। क्या है 12 जून 2014 से पहले? राजेश जी ऐसा है, हाँ, ये जितनी भी सरकारें बातें करती हैं, हाँ। अब ये लगा लीजिए, कहते हैं कि संशोधन हो गया। ऐसे कैसा संशोधन हो गया? गन्ने की आप देखिए पेमेंट के लिए कि 2 साल तक 3 साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं हो पा रही है। हम तो सीता कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का गठन किया जाए और उसको लागू किया जाए। वो एमएसपी के दायरे में। लेकिन गौरव, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या किसान बट गया है क्या इस आंदोलन में? क्योंकि देखिए कुछ संगठन समर्थन सरकार का कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, और सरकार भी ये कह रही है कि साहब ये भ्रमित है, इनको गुमराह किया गया है। अब किसानों की एकता का जो सवाल उठ रहा था, क्या उसमें दरार दिखाई दे रही है? अभी आप लोग कैसे आगे की रणनीति बना रहे हैं? जब बात नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? राजेश जी देखिए, इस पूरे आंदोलन का 2 पक्ष है। एक तो गौरव जी मैं आ रहा हूं। जुड़ा हुआ है। गौरव, विकास से ये मेरा सवाल था, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, 1 सेकंड। विकास जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसान है वो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। किसान कहीं नहीं बटा है। किसान को तो गुमराह किया जा रहा है। कोशिश खूब की गई है, लेकिन किसान ने कभी उसमें खालिस्तान घुसा देते हैं, कभी उसमें पाकिस्तान घुसा देते हैं, कभी किसी को घुसा देते हैं लाके। किसान पहले दिन से शांति से बैठा हुआ है। वो सभी राजनीतिक पार्टियों से कहता है कि कोई भी टोपी झंडा लगाकर हमारे धरने में न आए। जो भी है भारत का किसान आए, जो सच्चा किसान है, और आके धरने पर बैठे। शांति से हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं और शांति से अपनी मांगे मान रहे हैं। किसान कहीं नहीं बटा है। और बात करते हैं कि भारत का जो किसान है, 70% की आबादी भारत देश में निवास करती है किसानों की। आप ये लगा लीजिए, मैं बातें कर रहा था अभी कि आप स्वामीनाथन आयोग के गठन को लागू करें, रिपोर्ट को लागू करें, बिल्कुल उसमें एमएसपी के दायरे में आती है। 3-3 साल की गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। हम कह रहे हैं हमने सुधार कर दिया। सुई से लेकर जहाज तक देख लो, इतनी महंगाई हो गई है। आप गेहूं का रेट पता कर लीजिए, 1600 रुपए प्रति क्विंटल। 1965 में यही रेट था और आज भी यही रेट है। क्या किसान की चीज का इतना मूल्य है कि वो कभी बढ़ती नहीं है? महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसान आज भी वही है। ऐसा क्यों है? निरंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास जी, 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो जो आपने आखिर में कही, मैं उसका जवाब देता हूं कि एक बात बताइए कि ये जो आज किसान की स्थिति है, क्या इसके लिए सारी नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है? नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये जो कृषि सुधार बिल जो पास हुए, ये मई जून के अंदर कृषि सुधार बिल पास हुए थे। उसके बाद में चौधरी राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, चौधरी राकेश टिकैत ने 16 जून 2020 के मुजफ्फरनगर एडिशन के दैनिक हिंदुस्तान के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया हुआ, मैं डेट बता रहा हूं, आप निकलवा लेना। उसके अंदर उन्होंने इन कानूनों का स्वागत किया है और उन्होंने ये कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की वर्षों पुरानी मांग आज सफल हुई, लेकिन इसमें कुछ 1-2 चीजें अगर इसमें और होती तो और ज्यादा किसानों के लिए फायदा होता। तो मुझे एक बात बताइए, उस दिन उन्होंने उसका स्वागत किया, आज वो उसके विरोध में यहां पे यूपी गेट के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके साथ मैं 4 किसान संगठनों का और नाम बता सकता हूं जिन्होंने इस कानून की तारीफ करी थी। एक्चुअल में इस कानून के बाद में बिगाड़ खाता कहां से आया है, आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे नाम भी डिस्क्लोज कर दूंगा। वास्तविकता यह है कि सितंबर से योगेंद्र यादव जी जो किसान नेता बनते हैं, योगेंद्र यादव जी पंजाब गए, वहां जाकर के उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से उनकी लंबी मुलाकात हुई और उसके बाद में सारा का सारा ये किसान आंदोलन का ताना बाना बुना गया है।
और अब ये जो बातें हो रही है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं ये सारे के सारे भारतीय हैं और देशभक्त हैं और हिंदुस्तान के वीर सपूत जो अन्नदाता हैं, किंतु भ्रमित हैं। तो भ्रमित का देखिए राजेश जी, आपने कहा था कि आप भी ग्राउंड जीरो पे गए थे। आप मुझे बताइए कि वहां पे आपको मैं बता दूं 90% लोगों को कानून के नाम का नहीं पता, कानून के प्रावधान का नहीं पता। बस एक बात जानते हैं, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, धरती का सेंटर कहां है? चार बिलान इधर से नापी, 4 बिलान इधर से नापी। लेकिन उनको भरोसे में, क्या अगर उनको ये डर है कि काले कानून है तो उनको भरोसे में लेना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो वो नहीं ले पाए ना राजेश जी, वार्ता में है। अब जब इन्होंने चौथी मीटिंग के बाद में इन्हें यस और नो की तख्ती लेकर के बैठ गए, तभी तो अवरुद्ध है। भाई माननीय कृषि मंत्री जी 5 दिसंबर से इनको बुलावा भेज रहे हैं, इनको बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, 3 बार सरकार इनको प्रस्ताव भेज चुकी है। उस प्रस्ताव में इनको क्या चीज मंजूर है, क्या चीज मंजूर नहीं है, ये वो उसका जवाब दे। ये तो कहते हैं कि पहले हमारी शर्त ये है कि कानून वापस लिया जाए। ये बताइए किसी सरकार का इकबाल होता है, अगर आज सरकार कानून वापस लेती है तो क्या विश्व बिरादरी भारत की सरकार को उसी दृष्टि से देखेगी जिस दृष्टि से आज ठीक है सरकार का इकबाल है? विकास, किसान असमंजस में क्यों है? वार्ता को लेके, सरकार से बात करने को लेके असमंजस में क्यों है किसान? विकास, मैं तो ये बात महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि किसान 22 तारीख में आया था पिछले महीने की और आके आराम से बैठ गया जी, हम अपनी मांगों को मानने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी के पास जाते हैं। क्यों उनको जबरदस्ती रोक के उन पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं? अगर उनकी बात पहले दिन ही मान लेती कि आप आइए और वार्ता के लिए टेबल पे बैठिए, बड़ी बड़ी देशों की संधियां टेबल पे होती है, हम भी इस बात को मानते हैं। 28 तारीख को मीटिंग हुई है, पहली वार्ता 28 तारीख को हुई है। मैंने कहा भाई साहब धरने पे जो अंदर दिल्ली के अंदर जो पहुंच रहा था, थोड़ा सा संशोधन मैं कर दूं आपकी बात में, थोड़ा सा मेरी बात समझिए आप। मेरी बात सुनिए भाई साहब, 22 तारीख से किसान एक 10 सेकंड मुझे दीजिए बस आप। विकास जी 10 सेकंड दीजिए। 22 तारीख से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे झुकना शुरू हुआ। 25 तारीख को सरकार ने कहा कि आप जो है बुराड़ी मैदान में चले जाइए, हम वहां पे आपके साथ वार्ता करेंगे। 26 तारीख को आप किसान यूनियनों ने कह दिया कि ये तो खुली जेल हम मान नहीं चाहते। यानी कि सीधी सी बात है, वो भी एक असहयोगी माना जाएगा। ठीक, विकास को सुन लेते हैं। बुराड़ी तो उन्होंने स्थायी जेल बना रखी। स्थायी जेल में आप वार्ता करोगे? स्थायी जेल उन्होंने बुराड़ी बना दी वार्ता के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी जो विकास जी, उस स्थायी जेल में 3 बार तो मैं हो आया हूँ। न वहां जाने का प्रतिबंध, जाने पे प्रतिबंध है, ना वहां से आने पे प्रतिबंध है। तो जेल कहाँ हुई? जेल का मतलब तो वहां है ना जहां एक आदमी को डाल दिया जाए, वहां से निकल लेना दिया जाए। विकास, जरूरत पड़ रही है, ये 70% आबादी देश का पेट भरती है। जो क्या जरूरत पड़ी है कि इसको आप जेल के अंदर डालो, इसमें पानी की बौछारें करो, इसमें आंसू गैस के गोले छोड़ो? क्या इन चीजों की जरूरत है इसके साथ करने की? आप भी अन्न खाते हो, आप भी शाम को 2 रोटी खा के लेटते हो, ये इनके साथ होना चाहिए क्या? लेकिन विकास, बात तो करनी होगी ना सरकार से। अगर देखिए लेकिन बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसे नकार दिया जा रहा है, तो बिना बात किए बात बनेगी कैसे? ऐसा है राजेश भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वार्ता पे भी बार वार्ता पे नौबत कब आई? तब आई जबकि बातें, अगर ये बिल सही था तो इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं देर बाद में बात अपनी खत्म करता हूँ। अगर ये एमएसपी ठीक थी, ये इनका एमएसपी बिल जो इन्होंने लागू किया ठीक था, तो इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं खामी है, तभी तो जरूरत पड़ी। सरकार भी कहती है भाई हम इसको, इन चीजों को बदलने के लिए तैयार हैं। हम इस चीज को कहते हैं कि सरकार जो मेन ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो अभी बता रहे थे, हमारे महोदय कह रहे थे कि बस नहीं, किसान अड़ा बैठा है, किसान ये कहता है इसे हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, इसे वापस करो। लेकिन जो लोग वार्ता में जाते हैं, संस्तुति जिन चीजों की जो गड़बड़ वहां आ रही है, गड़बड़ ये आ रही है, ऐसा नहीं है किसान जीत पे बैठा है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी को मजा नहीं आता कि एक महीना अपने घर को छोड़े, सर्दी में जाके लौटे। भाई साहब आप एक दिन सड़क पे बैठ के देखिए, -2 के टेम्परेचर में तो महसूस होता है। किसान तो तैयार है, आप उसकी मांगे मान लो, वो तो कल ही उठ जाएगा। मना कहाँ कर रहा है उसके लिए? वो तो शांति से बैठा है और हाथ जोड़ के जाएगा, थैंक यू बोल के जाएगा। मैं कुछ विनती करूं आपसे बहुत जल्दी से, क्योंकि ऐसा है निश्चित रूप से आप सड़कों पे बैठे हुए, इसके प्रति इसके लिए आपके प्रति संवेदना है। लेकिन 2 बातें कहूंगा। एक तो देखिए, भ्रमित होने के बाद, भ्रमित ना होना चाहिए ना करना चाहिए। सरकार ने जो आपके पहले 12 जो आपके संदेह थे, उसमें से 10 संदेह को दूर करने में सरकार ने सहमति जता दी थी। अब दूसरी बात, आपके हित में आपको एक सलाह देना चाहता हूं। सबसे बड़े, भारत के अंदर सबसे बड़े किसान नेता
सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि किसानों, अगर तुम अपना भला चाहते हो, अपनी पीढ़ियों का भला चाहते हो, तो सबसे पहले बोलना सीखो और दूसरे नंबर पे अपने दुश्मन को पहचानो। तो आज विकास जी, मैं आपको इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप अपने दुश्मन को पहचानो, तभी इस देश के किसान का भला हो सकता है। अगर आप कहीं पे किसान का भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, कपीश टिप्पणी कर रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव की आवाज उठाएं। कपीश जी बोलिए। इनको भाषण देना हो तो मोदी जी के उसमें भेज दीजिए, जा करके महिमा मंडित करें। यहाँ बैठ के आलतू फालतू चीजें बता रहे हैं, जबकि किसी चीज की जानकारी नहीं है। टू जेड वहां किसान 30 मर गए और इनको हास्यास्पद चीजें दिखाई दे रही है। ये दिखा रहे हैं कि सरकार नहीं अड़ियल है, वो किसान अड़ियल है जिसने अपने 30 सपूतों को खो दिया। अरे इनकी ये निशक्त व्यक्ति है, पैसा लेकर के बैठे हुए व्यक्ति। अगर इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें प्लीज। कपीश आप देखिए, बहुत पुराने, नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी पे नहीं चलेगी ना, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत नहीं। आप अपनी बात रखें। बता रही है कि आपके मन में कितना द्वेष भरा हुआ है, ये आपकी बता रही है। और आजकल जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये इसका परिचय आप दे रहे हैं कि ये लोकतंत्र की सही परिभाषा है कि कोई आदमी अगर अपनी पार्टी का आधार पर जवाब देते हैं तो कपीश जी देखिए, आप सहमत असहमत हो सकते हैं उनकी बात से, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी जो है वो आप ना करें, मेरी गुजारिश है आप सभी से। बता दें, हाँ, अपनी बात रखें। कोई राजनीतिक विश्लेषक, सुनिए, मैं गौरव जी को नहीं बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये छद्म व्यक्ति है। इन्होंने हमेशा, मैंने ये तो लगातार देख रहा हूँ, अगर इतना ही कुछ सही है तो इन्हीं को भेजते मोदी जी अपना प्रतिनिधि बना के किसानों को समझा ले। रामायण में एक चौपाई है, जहाँ की रही भावना जैसी अब आपकी जैसी भावना है आप वैसे ही देखिए। लेकिन मैंने जो बात करी वो तर्क के आधार पर करी है, डेट और तथ्यों के आधार पर करी है। मैं कोई अनर्गल बातें विकास आ रहा हूं। आप मोदी के साथ, अंबानी और अंबानी के साथ खड़े हुए व्यक्ति, आप बता नहीं पा रहे। और अंबानी जी एक सेकंड, मैं दोबारा लौटूंगा। विकास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, हम सरकार से भी निवेदन ही कर रहे हैं पिछले 22 दिन से कि किसानों की मांगों को माना जाए। हाँ। ठंड के मौसम में किसान परेशान है, पिछले 22 दिन से 25 दिन हो गए धरने पर बैठे बैठे। जो टेम्परेचर चला है, आगे सर्दी और बढ़ती जा रही है। 30वां दिन है। सरकार बिल्कुल दिन प्रतिदिन ये संवेदना हमारी सरकार के साथ भी है, और मैं प्रभु से निवेदन भी करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और किसानों की बात माने। 26 जनवरी से पहले ये तोहफा देश को दिया जाए। किसानों के 70% की आबादी इस देश में निवास करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को ऐसा तोहफा दें गणतंत्र दिवस के मौके पर कि आज भारत देश के किसान को ये चीज हमने दे दी। गौरव मिश्रा, देखिए किसानों से बात तो हो रही है और जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई उनका फायदा भी किसानों को सीधा पहुंचाया जा रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो दिल्ली में जो गतिरोध बना हुआ है उसे कैसे खत्म किया जाएगा? भाई इन लोगों को भी तो घर लौटना है तो ये भी देश के नागरिक। गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में कई संस्थाएं भी लगी हुई हैं। एसबीआई ने भी अपना एक प्रपोजल दिया है सरकार को, और सरकार ने भी किसानों को अपना प्रस्ताव दिया है और उस पर निरंतर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि ये पूरा आंदोलन पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया, और इस आंदोलन से जो वास्तव में अच्छी चीजें निकल सकती थी, उपजी थी, उसको दबा दिया गया राजनीतिक स्वार्थ में। केवल आरोप और प्रत्यारोप में वो सारी चीजें दब गई। देखिए, पूरे देश में जो किसान है वो हजार से भी ज्यादा संगठनों में बटा हुआ है। लेकिन सबका मर्म एक ही है, दर्द एक ही है कि देश का 90% से ज्यादा जो कमजोर किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ वाला, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और इतनी योजनाओं के बावजूद अगर किसान आत्महत्या करता है, 2 दिन पहले अभी देखिए कल महाराष्ट्र में एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। और यही अगर कहीं भाजपा शासित प्रदेश में कर लिया होता तो ये भर्ती को उठा लिए होते ये लोग। लेकिन आज उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कांग्रेस का प्रवक्ता ना विपक्ष का कोई व्यक्ति। नहीं, ये तो देखिए गौरव जी, ये तो हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं पे भी देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई किसान ऐसा कर रहा है तो इस पे तो हमें शर्मिंदा होना होगा, बजाय ये करना कि कांग्रेस बीजेपी। अभी कपिल भाई साहब और राकेश जी कह रहे थे कि ये विकास जी कह रहे थे कि तोहफे का हकदार है, तोहफे का नहीं सम्मान का हकदार है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए किसान सम्मान में थी, और इसीलिए यही कारण है कि कृषि मंत्रालय को भी किसान कल्याण
कल्याण मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय उसको नाम दिया गया। ऐसा नहीं है, सरकार की योजनाएं एंड टू एंड 100% पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और उस दिशा में काम कर रही है। ठीक है, अंशु टिप्पणी करना चाह रहे हैं, विकास आरोप। देखिए, हम लोग बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुरुआत से चरित्र देखें, मैं 2-4 चीजें गिनाना चाहता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि सरकार किस तरीके से किसानों के विरोध में लगातार काम कर रही है और उसी तरीके के कानून बना रही है। दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। बड़ी बड़ी बातें की गई। जनगणना जो 15-16 की है उसमें ये कहा गया कि 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। अभी तक जो सम्मान निधि जारी, गौरव जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, ये बता देंगे कितने लोगों को सम्मान निधि जा रही। मात्र 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 7 लाख लोगों को 10 करोड़ 10.6 मैं, हाँ बिल्कुल, 7 लाख लोगों को चलिए इन्हीं की बात मान लेते हैं। अब गौरव जी 1 मिनट सुन लीजिए। 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं 2015-16 की गणना में। मात्र 9 या 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि जा रही। आखिर उन 4 करोड़ किसानों से क्या दुश्मनी है, पहली बात। दूसरा, जो 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल का कानून कांग्रेस सरकार लाई थी, बीजेपी सरकार ने उसे समाप्त करने की कोशिश की। 2015 में आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने पूरा विरोध किया। तीसरा, आप याद करिए कि जो कृषि बीमा में प्राइवेट कंपनियों को घुसेड़ा प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार ने, 26,000 करोड़ का मुनाफा उन पूंजीपति वाली बीमा कंपनियों को हुआ और किसानों के साथ ऐसे नियम और शर्तें डाली गई बीमा में कि किसानों को बीमे का मुआवजा नहीं मिला। ये बात कई बार हम लोगों ने इस पर डिबेट भी की है। तीसरा, आपको याद होगा कि 2017 में अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री थे, अब वो नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश है कि लेना पड़ रहा है। उन्होंने संसद के अंदर कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है, लेकिन किसानों का कर्जा जब माफ करना होता है तो इनको अपनी नानी याद आ जाती है। क्यों किसानों के साथ लगातार इस तरीके के जो ये कुकृत्य कर रहे हैं, पूरा किसान इस बात को समझ चुका है। जब ये भूमि अधिग्रहण बिल समाप्त नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ गए। यानी आप उसी अन्नदाता को सशक्त करने के बजाय उसी की जमीन पर मजदूर बनाने की साजिश है। एमएसपी कानून का हिस्सा होना चाहिए। यदि कानून का हिस्सा नहीं विकास कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि इन्हीं बातों का जिक्र किया जा रहा है, डराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कुछ चीजों को उन्होंने साफ किया, क्लियर किया। विकास कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना जब मैंने जितनी भी बातें कही, ये तो किसान के हित में कोई भी तो बता दें। मैं ये राजेश भाई मेरी बात सुनिए जी। किसान तो बिल्कुल भारत देश का सीधा साधा किसान, इसके साथ तो सभी ने छल किया है। कांग्रेस ने भी किया है, समाजवादी ने भी किया है, बसपा ने भी किया है। इसके साथ तो जब तक सरकारें आती रही हैं तब तक छल होता रहा है। बात हम करें 2013 की, 1984 की जमीन अधिग्रहण के जो उनका बिल था, ये 2013 में लाया गया और ये कांग्रेस की ही सरकार थी जो माननीय राहुल गांधी जी ने उसको बिल को संसद में फाड़ दिया था, जो लागू नहीं हो पाया। ये किसान के साथ तो ये स्थिति, ये बीजेपी की बात नहीं कर रहे हम, सभी सरकारें करती आई हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो। हम तो ये कहना चाहते हैं, और बीजेपी तो यह है कि सीट जिम्मेदार होती है, सीट से बिल्कुल जो सीट पर होता है लड़ाई उससे होती है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसानों का निवेदन भी करती है साथ के साथ कि आप लोग जो किसानों की मांगे हैं उनको आप मान लीजिए और किसान तसल्ली से। लेकिन विकास, हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि अगर यही बातें हैं जो सरकार मान लेती है तो किसान अपने घर लौट जाएगा, लेकिन अब जो बर्फ जम चुकी है किसान और सरकार के बीच में, वो कैसे पिघलेगी, रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए, आप भी एक बात पे अड़े हैं कि जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन कर देंगे, लिखित में दे देंगे, लेकिन वापिस नहीं लेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सरकार में क्या है, अब ये मूंछों की लड़ाई बन गई है। मूंछों की लड़ाई कैसे बन गई है? सरकार ने बना दी है, किसान ने नहीं बनाई, ये सरकार ने बना दी है। किसी पत्र में 4 लाइनें लिखी हुई हैं और पत्र वाला कह रहा है कि ठीक है, इस पत्र की 4 लाइनें बदल देते हैं, लेकिन पत्र वही रहेगा। आप समझ रहे हो? अगर सरकार इन कानूनों को वापस ले लेती है तो बीजेपी सरकार में, तो इनको अपने आप ही अपनी गिरबान में नीचे झांकना पड़ेगा कि यार ये तो गलत हो गया, किसानों की मांगे हमने मान ली तो हम बैकफुट पे आ गए। ठीक, सारी चीजें मान, यानी नाक का सवाल बना लिया इसे।
हाँ, इसे नाक का सवाल बना लिया है, इसे मूसों का ठीक। सवाल बना लिया है। ठीक, इतनी बड़ी निरंजन। बात नहीं थी जी। जो इतना इसको इतना तूल दे ठीक, दिया, निरंजन बड़ी जी, बात क्या नहीं। ये जो अब दिल्ली में हो रहा है या दूसरे राज्यों में हो रहा है, नहीं, क्या इसका पहले- दबाव सरकार पे दिखाई देगा? राजेश जी, पहले तो मैं जो समाजवादी पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता है जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगा नहीं, रहे अब थे, उस पहले तरफ तो ना मैं जाए। पहले तो नहीं, उनको मत जाए, आईना मैंने दिखा दूं। उन्हें कह दिया मैं था। उनको आईना दिखा दूं, 2000 एकड़ जमीन अनिल अंबानी को यहाँ दादरी में किस सरकार ने दी थी? सपा सरकार ने दी थी, जो किसानों से लेकर के। और अनिल अंबानी को राज्यसभा में किसके समर्थन से भेजा गया था? समाजवादी पार्टी ने अनिल अंबानी को भेजा गया था। और आप इस सरकार को अनिल अंबानी की सरकार कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अब दूसरी बात कहता हूं मैं, जो विकास जी है ये वास्तव में किसान नेता की बात कर रहे हैं। जो वास्तव में जो किसान नेता है वो ऐसी बात करेगा जैसे विकास गुर्जर जी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वो कौन सा किसान नेता है जो भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मुख्य अतिथि बनकर के चलिए, आता है? वक्त की कमी है। इस बार इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मुख्य अतिथि बनकर आ रहा है और उनको रोकने के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है। जो भारत के अंदर जो विदेशी दूतावास है उनके सामने जाकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात करी जा रही है। वो कौन से किसान की फितरत हो सकती है? आप ये चीज बताइए, इससे ये संदेह होता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये कहीं ना कहीं वक्त की कमी है, ठीक है, वक्त की कमी है, लेकिन ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। गौरव मिश्रा, अंशु अवस्थी, कपीश श्रीवास्तव, विकास गुर्जर, निरंजन पोद्दार, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई थे, कुछ के जवाब मिले, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो देखिए किसानों को राहत पहुंचाने की और सरकारी योजनाओं का लाभ तो पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं और हम किसानों के साथ हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन चल रहा है वो खत्म कब होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है।